गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th में मैथ एक अहम भूमिका निभाता है और विद्यार्थीगण मैथ पढ़ने के लिए पटना, छपरा जैसे शहरों में जाते हैं और वहां मैथ के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यदि मेरे चैनल पर रहते हैं तो घर बैठे क्लास 12th और 11th का मैथ बहुत ही सुपर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से केसी सिन्हा मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12th का, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन बताते जाऊँगा। आप घर बैठे परीक्षा से पहले अपने मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि केसी सिन्हा मैथमेटिक्स वह मैथमेटिक्स है जिसे हर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस मैथ के बगैर आप आईएएस के बाद अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। यदि आप केसी सिन्हा मैथ पढ़े हैं तो सारा दरवाज़ा खुला है, आप हर क्षेत्र में जा सकते हैं। अतः जो विद्यार्थी 11th या 12th में पढ़ते हैं वे मैथ की तैयारी जरूर करें, मैथ बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि ये आपका बेस है। बिना मैथ का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ जिसको नहीं आता है, जो व्यक्ति मैथ नहीं बना पाते हैं, जो विद्यार्थी मैथ नहीं जानते हैं, वे फिजिक्स से बढ़िया से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथ पर ही आधारित है, मैथ पर ही आधारित है। अतः सभी विद्यार्थीगण से यह आग्रह है कि आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो। मैं प्रतिदिन एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन बताऊंगा। जहां आपको कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की ज़रूरत न पड़े, आप घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर सकें। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, बाकी बच्चों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ही अधिक बच्चे जुड़ेंगे मुझे पढ़ाने में मन लगेगा और मज़ा आएगा, और कम बच्चे रहते हैं तो मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है। अतः आप ही हेल्प करें और मैं भी आपका हेल्प करूँगा, तभी जाकर के कोई प्रोग्रेस कर पाएगा। तो आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सभी बच्चे इस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको परीक्षा संबंधी मटेरियल भी आपको मिलेंगे। परीक्षा संबंधी जो भी मटेरियल होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा, मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे क्यूज भी खिलाया जाता है प्रतिदिन, ताकि आपका परीक्षा का जो तैयारी है सुपर हो सके, ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बन सके। रोज़ाना आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप सॉल्व करते हैं, उसका आंसर दिया जाता है, प्लस रिजल्ट रोज़ का रोज़ बताया जाता है। तो ज़रूर जुड़ेंगे और अधिक से अधिक अन्य बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से क्लास 12th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के पार्ट 1 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन को। आज मैं आपको मैट्रिसेस बताऊंगा, जिसमें आपको मैट्रिक्स, जो आप देखते होंगे कि जब विद्यार्थी 12th में जाते हैं तो सबसे पहले उनको मैट्रिक्स यानी आव्यूह ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि आव्यूह क्या होता है, आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अतः आज हम लोग आव्यूह ही शुरू करेंगे, मैट्रिसेस ही शुरू करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में मन लग सके। आप किताब लेकर सामने बैठ जाइए। आज मैं कुछ परिभाषा बताऊंगा, आप इन सारे परिभाषा को कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर जाइएगा और कमेंट कीजिएगा सर मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मैं कल आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशन को अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कहीं समस्या न हो। लेकिन आज का होमवर्क आप जरूर करेंगे। आज का जो परिभाषा मैं दूंगा, जो डिक्शन से बताऊंगा, उन्हें जरूर नोटबुक में लिख लेंगे, जरूर याद कर जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आव्यूह मैट्रिसेस। दोस्तों, जब भी 12th की पढ़ाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले मैट्रिक्स से ही शुरू की जाती है, आव्यूह से ही शुरू की जाती है मैट्रिसेस, और यहीं से हम लोग भी शुरू करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में कहीं परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसे डील करके बताऊँगा आपको, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो मैट्रिसेस हैं,
तो पहले हम लोग आव्यूह मैट्रिसेस का परिभाषा जानेंगे कि होता क्या है। इसके बाद कुछ परिभाषाओं को देख लेंगे, फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आव्यूह का परिभाषा जानते हैं, आव्यूह क्या है। मैट्रिसेस हम लोग को शुरू करना है। मैट्रिसेस दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सके। तो आव्यूह है, यह आव्यूह है, ठीक है। तो आव्यूह का मतलब हुआ यानी कोई भी अंक दिया गया हो या कोई संख्या दिया गया हो, यदि उसे हम पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा लेते हैं तो प्राप्त सजावट को ही आव्यूह मैट्रिसेस कहा जाता है। यानी कहा जाएगा यदि अंक को या संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में सजा लिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह कहा जाता है। जो सजावट प्राप्त होगा उसी को ही आव्यूह कहा जाता है। और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। इसको याद रखेंगे कि आव्यूह को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, अगर ए बराबर दिया गया हो तो ए बी सी डी ई एफ हो सकता है। तो देखिए इसमें कई को पंक्ति, एक पंक्ति इन लाइन, पंक्ति माने क्या हुआ, लाइन, एक लाइन दो लाइन में है तो इसको पंक्ति बोलते हैं, याद रखेंगे। तो आपको पता होगा पंक्ति, ये भी क्या है, पंक्ति है। इसमें क्या है, दो पंक्ति दिया गया है और ऊपर से देखने पर जो दिखाई देता है इसको स्तंभ बोलते हैं। इसका नाम है स्तंभ। इसको कहा जाएगा स्तंभ, माने खड़ा है। स्तंभ माने क्या, पिलर, खड़ा हुआ है। तो इसमें कई गो स्तंभ है, एक दो तीन गो स्तंभ है, दो गो पंक्ति है। ऐसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इससे भी बड़ा लिखा जा सकता, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, दो पंक्ति हैं। स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ और 2 पंक्ति हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सी बराबर हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पंक्ति 3 गो, स्तंभ कितना, 3 गो। तो याद रखिए इस तरह जो देखने पर दिखाई देता है उसको पंक्ति, पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं रो, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम। इसमें 3 गो कॉलम है, 3 गो क्या है, रो है, 3 गो पंक्ति है, 3 गो क्या है, स्तंभ। तो आपको पंक्ति स्तंभ अच्छा से समझ लेना है, कौन पंक्ति है और कौन स्तंभ है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा, जैसे डी बराबर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं। तो प्रथम पंक्ति को R1 कहा जाता है, दूसरे पंक्ति को R2। ऐसे 3 को होता था, R3 होगा, R4 होगा, R5 होगा। और ऊपर या नीचे से देखने पर जो दिखाई देता है उसको स्तंभ बोलते हैं, उसको बोलते हैं। और इसमें 3 गो स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, C1 C2 और C3। यानी पंक्ति जो होगा आप याद कर लेंगे, पंक्ति, पंक्ति माने क्या होगा, रो, ROW। और स्तंभ जो हो गया कॉलम हो गया, इसलिए स्तंभ को सी कहते हैं, पंक्ति को आर कहते हैं। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं। यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला क्या हो गया, ये आपका मैट्रिसेस हो गया। मैट्रिसेस यानी आव्यूह हो गया, ठीक है। तो आप पंक्ति समझ गए होंगे, पंक्ति कितने हैं। ऐसे जो होगा सोया हुआ उसको पंक्ति, जैसे पंक्ति में लाइन, कॉपी में लाइन होता है, 1 लाइन 2 लाइन, तो लाइन ऐसे रहता है। अब जो खड़ा होता है चौथाई कॉलम, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ हो गया 3 गो, पंक्ति हो गया 2 गो, ठीक है। अब एक पूछता है कोटि क्या है।
कोटि का मतलब हो गया ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। नहीं, ऑर्डर का मतलब हुआ कि यदि किसी आव्यूह में, जैसे इस आव्यूह में क्या है, देखेंगे 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो 2 पंक्ति पहले लिख देंगे, स्तंभ को लिख देंगे 3, तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो गुणा के रूप में लिखा जाए तो इसे कहा जाएगा ऑर्डर। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो तो m गुना n को उस आव्यूह का ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर माने उस आव्यूह का कोटि कहा जाता है। तो m क्या होता है, पंक्ति की संख्या होता है, और n क्या होता है, उसके स्तंभ की संख्या। स्तंभ माने खड़ा है उसको n मान लेंगे, ऐसे जो सोया हुआ है उसको m मान लेंगे, याद रहेगा। तो देख कैसे कहेंगे, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति एवं n स्तंभ हो तो m गुना n को आव्यूह का कोटि कहा जाता है, ठीक है। m गुना n को आव्यूह का कोटि कहा जाता है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिसेस ले लीजिए, 3 4 5 6 2 3 4 8 7 3 2 1, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और स्तंभ का 1 2 3 4 स्तंभ। तो यहाँ कोटि हो जाएगा 3 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ, 3 गुना 4 आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इस तरह आप स्तंभ देख सकते हैं और कोटि पंक्ति देख सकते हैं और स्तंभ देख सकते हैं। तो पंक्ति गुना स्तंभ यानी कोटि हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कोटि क्या है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और परिभाषा हैं जिसको आपको रट जाने होंगे, रट जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगी। यानी आपको मैट्रिसेस का प्रकार याद कर लेना है, मैट्रिसेस का प्रकार याद कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए आव्यूह का प्रकार, यहाँ देखिए आव्यूह का प्रकार ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला आव्यूह दिया है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग का मतलब जिससे पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तो आप लिखिएगा वह आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। वहीं इसमें लिखा होगा, आप देख लेंगे, एक आव्यूह जिसके पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स में n पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो यह n गुना n कोटि का वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो याद रखें, जैसे देखें इसमें का एग्जाम्पल दिया है, 3 गो पंक्ति है और 3 गो क्या है, स्तंभ है, और तो कोटि क्या होगा, 3 गुना 3, इसका कोटि हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह का मतलब हो गया इसमें पंक्ति कम होगा और स्तंभ ज़्यादा होगा, क्षैतिज मैंने सोया हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कहेंगे m गुना n कोटि का एक मैट्रिक्स ए क्षैतिज आव्यूह कहलाता है यदि m इज लेस देन n। m का मतलब क्या, पंक्ति कम हो स्तंभ ज़्यादा हो। तो आप ऐसे परिभाषा लिखिएगा, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति कम हो और स्तंभ ज़्यादा हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। आप सुनकर लिख लीजिए, क्योंकि कॉपी पर लिखना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने बताया वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, उदर का मतलब इसमें स्तंभ की संख्या कम होगा, पंक्ति ज़्यादा होगा। जैसे पंक्ति 3 को है, यहाँ देख सकते हैं। स्तंभ का उदग्र का मतलब क्या होगा, पंक्ति ज़्यादा स्तंभ कम। तो कहेंगे वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या कम लेकिन पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो उदग्र आव्यूह कहलाता है, ठीक है। वैसे ही पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, तो पंक्ति आव्यूह का मतलब हुआ जिसे ये पंक्ति माने वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। सिर्फ एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितना हो उससे मतलब नहीं, पंक्ति केवल एक हो। वैसे ही स्तंभ आव्यूह का मतलब जिसमें केवल एक स्तंभ हो, कहेंगे वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए स्तंभ आव्यूह यानी एक स्तंभ आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, यानी ऐसे लिखिए वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। परिभाषा आप सुनकर लिख लीजिए। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, यानी कहेंगे वह आव्यूह जिसके सभी सदस्य शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। कहेंगे वह आव्यूह जिसके सभी सदस्य शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। इसके बाद है आव्यूह के विकर्ण। आव्यूह के विकर्ण देखिए, तो प्रथम सदस्य से लेकर के अंतिम सदस्य तक को मिलाने में रेखा, अगर इसमें हम इसको एक रेखा से मिला दें तो बीच में जो पड़ेगा उस सबको कहा जाएगा विकर्ण।
यह होगा प्रथम विकर्ण, और यह इधर से आएगा उसे कहेंगे द्वितीय विकर्ण। तो हमेशा आवियों में दो विकर्ण होता है, एक प्रथम विकर्ण, एक होता है द्वितीय विकर्ण। यह तभी संभव है जब यह वर्ग आवी हो, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, तभी आप विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो कहेंगे किसी आव्यूह के प्रथम सदस्य को लेकर के अंतिम सदस्य को मिलाने वाली रेखा पर पड़ने वाले सदस्य को विकर्ण कहा जाता है। ऐसे ही परिभाषा लिखेंगे, किताब में दिया उसको छोड़िए। कैसे लिखेंगे, किसी आव्यूह के प्रथम सदस्य को लेकर के अंतिम सदस्य को मिलाने वाली रेखा पर पड़ने वाले सदस्य को प्रथम विकर्ण कहा जाता है। और ये हो गया आपका द्वितीय विकर्ण, यानी प्रथम पंक्ति के अंतिम सदस्य को लेकर के फिर ठीक विकर्णवत अंतिम सदस्य को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है द्वितीय विकर्ण। देखिए जैसे यहाँ मिलाएंगे तो 1 1 A22 A33 सब पड़ेगा, इस सबको क्या कहा जाएगा, प्रथम विकर्ण। जैसे देखिए A11 A22 A33 डॉट। अब यहाँ आपको ये समझना होगा A11 का मतलब क्या हो। देखिए A11 कहने का अर्थ है यह 1 यानी प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। A21 का मतलब ये दूसरे पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। ठीक है, प्रथम पंक्ति बताता है, दूसरा स्तंभ बताता है। A31 का मतलब हुआ, A31 ध्यान से देख लीजिए, तीसरे पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है। यहाँ आते हैं तो 33 का मतलब हुआ कि यह तीसरे पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में है। जैसे पंक्ति 1 2 3 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ में है। ठीक, ध्यान से सुनिए और ना समझ में आए वीडियो एक बार बैक करके फिर देखिए। जैसे देखिए यहाँ आते हैं A22 का मतलब क्या हुआ, यह दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि यह किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। तो हमेशा याद रखें वर्ग आव्यूह में ही क्या होता है, विकर्ण होता है। अब यहाँ देखते हैं ये वर्ग 3 गो पंक्ति दिया है और 3 गो क्या है, स्तंभ दिया है। अब यहाँ मिलाएंगे तो ये होगा प्रथम विकर्ण, ये हो गया क्या हो गया, दूसरा विकर्ण। प्रथम विकर्ण को मुख्य विकर्ण भी कहा जाता है। तो 104 को, जैसे 104 मेडिसिन का मुख्य विकर्ण कहलाता है और 303 ये क्या होगा, द्वितीय विकर्ण है। तो दूसरे विकर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट विकर्ण की ही जरूरत पड़ती है। तो याद कर लेंगे प्रथम विकर्ण, मुख्य विकर्ण। विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। माने विकर्ण में सदस्य है लेकिन बाकी सदस्य शून्य हो, तो ऐसे कहिएगा वह आव्यूह जिसके विकर्ण के सदस्य हो लेकिन बाकी सदस्य शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो इस तरह विकर्ण आव्यूह याद कर लेंगे। जैसे यह विकर्ण आव्यूह है लेकिन यह शून्य आव्यूह है, ये क्या है, आपका शून्य आव्यूह है। यह विकर्ण के सदस्य है, इसे विकर्ण के सदस्य नहीं है, तो यह विकर्ण आव्यूह और यह क्या हो गया, शून्य आव्यूह। अदिश आव्यूह, देखिए अदिश आव्यूह कहने का अर्थ है एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। माने मुख्य विकर्ण के सदस्य समान होने चाहिए, बाकी सदस्य शून्य होने चाहिए, तो वैसे आव्यूह को कहा जाएगा अदिश आव्यूह। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप ध्यान से। देखिए मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या है, समान है, बाकी सदस्य शून्य है, अतः यह अदिश आव्यूह। देखिए शून्य आव्यूह को अदिश भी कहा जाता है, विकर्ण भी कहा है, कुछ भी कहा है, क्योंकि जीरो है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको पर ध्यान मत दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए कि सभी सदस्य मुख्य विकर्ण के समान हैं, बाकी सदस्य शून्य है, अतः इसे अदिश आव्यूह कहा जाएगा। और इसके बाद इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, तो कहा जाएगा वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य इकाई हो, बाकी सदस्य शून्य हो, उसको इकाई आव्यूह कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ए बराबर, जैसे मुख्य विकर्ण के सदस्य 1 हैं, अब बाकी अवयव क्या है, शून्य है, अतः यह क्या हो गया आपका इकाई अवयव। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य क्या है, सेम है, बराबर है, और बाकी सदस्य शून्य है, अतः यह इकाई अवयव हो गया। इकाई अवयव को आई से, आइडेंटिटी आई से सूचित किया जाता है। अगर इसमें एक गो पंक्ति एक गो स्तंभ है तो I1 कहा जाएगा, 2 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ है तो I2 कहा जाएगा, और 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ है तो I3 कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ए को I2 कहा जाएगा, बी को क्या कहेंगे, I3 कहेंगे। वैसे ही त्रिभुजाकार आव्यूह, जो त्रिभुजाकार आव्यूह है आप याद कर लेंगे, यह 2 प्रकार का होता है। त्रिभुजाकार जो होगा निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, एक होता है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। तो देखिए निम्न का मतलब हुआ, निम्न माने नीचे, उच्च माने ऊपर, याद कर लेंगे, ऐसे ट्रिकली याद कीजिए। निम्न माने नीचे, उच्च माने ऊपर। तो देखिए कहता है एक वर्ग आव्यूह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे बराबर 0, आई इज लेस देन 0, इस प्रकार के त्रिभुजाकार आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए तो ये जितना लिखा है सारे बात छोड़ दीजिए, आप सिर्फ याद रखिएगा निम्न त्रिभुजाकार में वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सदस्य हो लेकिन ऊपर का सदस्य शून्य हो। जैसे देखिए नीचे का सारे सदस्य हैं लेकिन ऊपर का सदस्य क्या है, शून्य है, अतः इसे कहा जाएगा निम्न त्रिभुजाकार।
ये भी क्या है, मुख्य विकर्ण के नीचे सदस्य है लेकिन ऊपर कोई सदस्य नहीं है, तो इसे बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार। और यहाँ देखिए यह मुख्य विकर्ण है, ये वाला ऊपर सदस्य है लेकिन नीचे जीरो है, तो इसे कहेंगे उच्च, ऊपर वाला है नीचे वाला नहीं है, इसमें ऊपर वाला है नीचे वाला नहीं है, तो यह उच्च त्रिभुजाकार हो गया, यह हो गया निम्न त्रिभुजाकार। यानी वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सदस्य शून्य हो उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा, और वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का सदस्य शून्य हो निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। तो ऐसे परिभाषा लिखिएगा, एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया है तुलनीय अवयव। जैसे दो अवयव ए तथा बी तुलनीय अवयव कहलाता है यदि उनके पंक्तियों की संख्या समान हो तथा स्तंभों की संख्या भी समान हो। दो अवयव जैसे ए और बी दो अवयव है, इसमें जितना पंक्ति है उतना ही पंक्ति इसमें हो, इसमें जितना पंक्ति है स्तंभ है उतना ही स्तंभ इसमें हो, तो उसे कहेंगे तुलनीय अवयव। यानी ऐसे कहिएगा वे दो अवयव जिनके पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं आपस में बराबर हो, वे दो अवयव जिनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तुलनीय अवयव इनकम्परेबल मैट्रिक्स कहलाता है, हो जाएगा। अब यहाँ अवयव की समानता कहता है, समान का मतलब क्या, टोटल सदस्य समान हो, टोटल पंक्ति समान हो, स्तंभ समान हो, तब इसको समान अवयव कहा जाएगा। 100 पे 100 मिलना चाहिए। जैसे देखिए ए और बी में देखिए टोटल समान है और तो इसको समान अवयव कहेंगे, कहीं एक को अंतर होगा तो समान नहीं है। समान का मतलब 100%, जितना पंक्ति है उतना पंक्ति, जितना स्तंभ है उतना स्तंभ, जो सदस्य सारे सदस्य एक दूसरे के बराबर, दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। तो इसको इक्वल कहा जाएगा। तो इक्वल में कहीं दिक्कत आपको होगा नहीं। तो इतने परिभाषा आप पहले रट जाएंगे, इतना परिभाषा जब आपको याद हो जाएगा तब आप चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रन देते हैं। आप पहले परिभाषा रट जाइए, रट कर कमेंट कीजिए कि सर मैंने परिभाषा कंप्लीट कर लिया है, तो मैं कल आपको चैप्टर बताऊंगा। चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे दूंगा ताकि आप एक दिन में एक चैप्टर आसानी से ख़त्म कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।